एप्रिसिएशन एक लफ्ज़ है, इसका क्या मतलब है? इसका सादा सा मतलब है किसी की तारीफ़ करना। ये एप्रिसिएशन यकीन जानिए बहुत ज़रूरी होती है। इसकी मैं मिसाल आपको कैसे दूँ? जब कोई बच्चा मेहनत करके अच्छी पोजीशन हासिल करता है तो क्या होता है, उसको एक उम्मीद होती है, वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके बड़े, उसके वालिदैन उसकी हौसला अफजाई करेंगे, यानी उसको अप्रिशिएट करेंगे कि वाह कमाल कर दिया तुमने। और अगर अच्छी पोजीशन हासिल करने के बाद भी उसके वालिदैन या उसके बड़े या जिनसे उसको हौसला अफजाई की उम्मीद होगी वो उसको मायूस कर दें कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तो क्या होगा? बहुत दुख होगा उसे। जब कोई पाकिस्तान और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दे तो उसके लिए क्या होगा? मेडल या इनाम से ज़्यादा मायने रखेगा कौम की जानिब से हौसला अफजाई यानी एप्रिसिएशन। जब कोई सिपाही वतन के लिए जान देता है तो उसको यकीन होता है कि जब उसकी मैयत उसकी ज़मीन में दफनाई जाएगी तो भरपूर एजाज़ के साथ कौम उसको शहीद कहकर पुकारेगी। ये एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन का एलिमेंट यकीन जानिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। दुनिया में ये जो आज नोबेल प्राइज़, निशान हैदर, बहादुरी के तमगे, मेडल्स ये दिए जाते हैं, ये सिर्फ इसलिए कि जो लोग दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ बहुत बड़ा कर जाते हैं। ये तमगे, ये मेडल्स, ये उनको अप्रिशिएट करने का एक तरीका होता है। जो शख्स अपनी कौम, मुल्क, इंसानियत या दुनिया की भलाई के लिए कुछ कर जाए तो उसको सिवाय दुनिया से एप्रिसिएशन के और कुछ नहीं चाहिए होता। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए ये एप्रिसिएशन लफ्ज़ बहुत छोटा है लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात और मैं वाज़े करना चाहूँगी यहाँ पर, एप्रिशिएट करने वाला हर कोई नहीं होता, बहुत कम तादाद होती है अप्रिशिएट करने वालों की। मायूस, हासिद, नाकाम कह लें, करप्ट, बुग्ज़ रखने वाले, कीना रखने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोग कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने आप से मुतमईन नहीं होते, तो किसी को अप्रिशिएट कैसे करेंगे? बल्कि जो माशरे की इस्लाह चाहता होगा, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, जिसको समझ होगी कि वाकई मेहनत करके कोई किसी मुकाम तक जाता है और कितना वक्त लगता है, कितनी बार नाकामी का सामना करना पड़ता है, तब जाकर गिर गिर के दोबारा हौसला पकड़ के उठ के उसको कामयाबी मिलती है। और उसी फ़र्द में अप्रिशिएट करने की सलाहियत भी होगी। नाकाम अफराद, नाअहल लोग, कहीं भी आप देख लीजिए, नज़र दौड़ाइए, रिकॉल कीजिए, अपनी मेमोरी देखें, ज़रा सोचें कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होंगे, वो कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे किसी को, उनमें कैपेसिटी नहीं होगी। दोबारा बताऊंगी, अपने आप से मायूस होंगे, किसी को अप्रिशिएट कैसे करेंगे? आज वक्त है अप्रिशिएट करने का हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को। आज मैं अप्रिशिएट करूंगी इमरान खान साहब को कि उन्होंने कौम से किया हुआ एक वादा वफा कर दिया। उन्होंने कौम से जो वादा किया था, वो क्या वादा था? रज़ा ज़रा क्लिप चलाइएगा। हम ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे, हमारी जो इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन है, वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन, वो सबसे ज़्यादा चेक रखेंगी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान पे चेक रखेगी, इमरान खान के वज़ीरों पे रखेगी। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वज़ीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। यानी जो आज अगर पाकिस्तान में करप्शन ने इस मुल्क को कैंसर की तरह खा रही है तो उसकी वजह यह है कि एक कानून है जो इक़्तिदार में है और दूसरा कानून है जो कि बाहर है। तो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी जो अपोजिशन में बैठे होते हैं उनकी होती है। हम इंशाल्लाह इसमें आपको मिसाल सेट करके दिखाएंगे कि कानून सबके लिए एक बराबर होगा। मुल्क में आटा और चीनी का बहरान पैदा हुआ जिसके बाइस कीमतें भी बढ़ गईं। कई इलाकों में न आटा दस्तयाब था न चीनी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नोटिस लिया, एक अच्छे वज़ीर-ए-आज़म की तरह कमेटी से शील दी, FIA को मुतहरिक किया। डायरेक्टर FIA वाजिद ज़िया साहब जो पनामा GIT के सरबराह भी थे, उन्होंने खुद को एक बार फिर साबित कर दिया कि वो एक निडर और फ़र्ज शनास इंसान है। वाजिद ज़िया साहब ने आटा चीनी बहरान पर रिपोर्ट तैयार करके इमरान खान साहब को पेश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अब क्या किया जी, रिपोर्ट का जायज़ा लेकर उसे पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। एक रिपोर्ट में आटा चीनी के बहरान का जिम्मेदार जहांगीर तरीन साहब, मुनस इलाही, खुसरो बख्तियार के रिश्तेदारों समेत कई अफराद को ठहराया गया। पंजाब के साबिका वज़ीर खुराक समीउल्लाह, KP में वज़ीर कलंदर लोधी, सेक्रेटरी अकबर खान, डायरेक्टर सादात हुसैन, KP सेक्रेटरी जो और डायरेक्टर फूड गंदम खरीदारी में ताख़ीर के ज़िम्मेदार करार पाए गए। ये रिपोर्ट इमरान खान साहब की हिदायत पर ना सिर्फ पब्लिक की गई बल्कि इसके फ़ौरन बाद विफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल की गई। पाकिस्तान वो मुल्क रहा है जहाँ कानून ने हमेशा, आप मेरी बात से अग्री करेंगे,
अमीर का तहफ़्फ़ुज़ किया है, कानून ने हमेशा अमीर का तहफ़्फ़ुज़ किया है। या कह लें कि पाकिस्तान वो मुल्क रहा है जहाँ बेटे, बहू, समधी, बेटी, पोते, पोतियाँ, अजीज़ के रिश्तेदार, उनके बच्चे आगे से हमसाया का आगे से रिश्तेदार, उनको नवाजा जाता रहा। पाकिस्तान वो मुल्क रहा है कि जहाँ किसी एक जमहूरी वज़ीर आज़म के वज़ीर, मुशीर, रिश्तेदार, अजीज़, इवन हमसाए की कोई रिपोर्ट पब्लिक तो दूर, उनके खिलाफ इंक्वायरी करने का सोचना भी नामुमकिन तस्वुर किया जाता रहा। पाकिस्तान वो मुल्क जहाँ तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल पनामा आया था, याद करें वो स्कैंडल जिसमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत दुनिया के कई ममालिक के वज़ीर आज़म के नाम शामिल थे। और पनामा आने के बाद दूसरे ममालिक के वज़ीर आज़म जिनके नाम पनामा में शामिल थे, या तो उन्होंने अपने टैक्स गोशवारे पार्लियामेंट के सामने रखे, अवाम के सामने रखे, बल्कि अपने असासे और अपने आमदन दोनों को जायज़ साबित किया। लेकिन पाकिस्तान में उसी पनामा के इंकशाफ के बाद क्या हुआ? उस वक्त के हुकूमती तर्जुमान का रवैया क्या था, याद है आपको? ज़रा याद करवाते हैं, देखिए ज़रा। पनामा पाकिस्तान की तारीख का वो स्कैंडल कह लें जिसमें किसी साजिशी का हाथ नहीं था, जिसमें किसी पाकिस्तान के इदारे का किरदार नहीं था, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर आलमी स्कैंडल था, जिसमें नवाज शरीफ के बच्चों समेत कई बड़े बासर अफराद के नाम थे। पनामा स्कैंडल ने इंकशाफ किया था कि कैसे अमीरों ने गरीबों की जेबों पर डाका डालकर बाहर अपनी जायदादें बनाई थी, यानी अमीर डाकू। पनामा स्कैंडल में उस पैसे का इंकशाफ हुआ था जिसको छुपा कर रखा गया था। मुल्क के वज़ीर आज़म उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे। मामला आवाम के पैसों का था, कौमी ख़जाने पर डाके का था, और उस पर ख्वाजा आसिफ साहब का रवैया ये था। देखा आपने, सुना भी था। वो कहते थे कि जी ये तो अवामी इशू है ही नहीं, इसलिए कि वो जानते थे कि इस मुल्क में कभी अमीर का एहतसाब हो ही नहीं सकता। एक आम चोर जो कुछ पैसे चुरा ले वही पकड़ा गया है। जिन्होंने वाइट कॉलर जराइम किए, बड़े लोग, बड़े लोग, अमीर लोग, बड़े डाकू, जिन्होंने तारीखी चोरियां की, जिन्होंने पैसा बाहर बेचकर जायदादें बनाई, जो साइकिल की दुकान से शुरू हुए और दुबई में इमारतें खड़ी कर ली, उनका एहतसाब इस मुल्क में होना नामुमकिन था। इसलिए ख्वाजा आसिफ ने बड़े इत्मीनान के साथ कह दिया कि मियाँ साहब फ़िक्र ना करो, अवाम को रोटी कपड़ा मकान के लाले पड़े हुए हैं, वो कहाँ ये बातें याद रखेंगे। कुछ भी नहीं है। यही नहीं बल्कि उनके मौजूदा इत्तेहादी भी ये खुलेआम कहते रहे कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किसी के एहतसाब का न सोचा न किया। देखिए ज़रा जरदारी साहब का क्लिप। पीपल्स पार्टी का दौर जिसमें एक भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था, वरना हर दौर में कोई ना कोई सियासी मुखालिफ जेलों में रहे हैं। हमने न जेलों में मुखालिफ रखे, ना किसी का एहतसाब करने का सोचा। आप अपनी 70 साल तारीख उठाकर देख लें, मुल्क के नाम पर लिए जाने वाले पैसों का हिसाब लगाएं और फिर मुल्क के हर सूबे को खंगाल लें, और जितना कर्जा इस मुल्क में तरक्की के नाम पर लिया गया उसका आधा भी कहीं नज़र आ जाए तो मुझे सबूत के साथ बता दें। सिंध का हाल देखें, पंजाब देखें, केपी के देखें और बलोचिस्तान को देख लें, और फिर 30,000 अरब एहतसाब का सोचा जाएगा। ना किसी बड़े अमीर सियासी अशराफिया का एहतसाब किया जा सकेगा, बल्कि दुनिया में जब पनामा स्कैंडल आया तो महज़्ज़ब जमहूरी अक़वाम ने अपने वज़ीर आज़म से, सरबराहों से सबूत मांगे और उन्होंने फ़राहम किए। लेकिन यहाँ क्या कहा जाता रहा कि कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, भूल जाएंगे, क्योंकि जानते थे कि अमीर के एहतसाब के बाद पाकिस्तान में वो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी तस्वुर की जाएगी। लेकिन आज जब इमरान खान साहब ने रिपोर्ट पब्लिक करके दिया कि उनके लिए अगर कोई अजीज़ तरीन है तो वो है इस मुल्क और अवाम का खैर ख्वाह, इसके अलावा वो किसी तरीन को अपना अजीज़ तरीन नहीं समझते। इस पर होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को अप्रिशिएट किया जाता कि उन्होंने वो कर दिखाया जिसका इस मुल्क में तसव्वुर करना भी मुश्किल था। लेकिन कुछ काबिल कह दें मोअज़्ज़ज़ अफराद, जमहूरियत पसंद अफराद, वो क्या फरमा रहे हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। 100 अरब रुपए का डाका आज तक पाकिस्तान के अवाम पर पड़ चुका है इस हुकूमत की पॉलिसी की वजह से, जिसने मुल्क में अजाफी प्रोडक्शन शुगर की ना होने के बावजूद एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, उसके ऊपर सब्सिडी दी, शॉर्टेजेस हुई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई, प्राइस ऊपर बढ़ गई, कीमत ऊपर चली गई, और इसके बावजूद एक्सपोर्ट चलती रही और इंपोर्ट को नामुमकिन बना दिया गया। ये इस हुकूमत का कारनामा है, और इस हर काम की अप्रूवल जो है वो ECC
और कैबिनेट ने दी। ईसीसी को फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है, कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। तो अगर आज मुझे कोई ये कहे कि हमें नहीं पता, माफिया खा गया है, तो माफिया तो कैबिनेट के टेबल पर बैठा हुआ है। माफिया का हेड तो प्राइम मिनिस्टर खुद है। जिम्मेदार आज प्राइम मिनिस्टर है, जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर को कबूल करनी पड़ेगी। अच्छा, वैसे ज़रा सोचिएगा कि शाहिद खकान अब्बासी साहब के मुंह से ये बातें भी क़यामत की निशानियों में से एक हैं। शाहिद खकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि हुकूमत मुल्क में इजाफी प्रोडक्शन शुगर की ना होने के बावजूद एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रही है और जिम्मेदारी इमरान खान को कबूल करना पड़ेगी। चलें एक्सपोर्ट से ही शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में 2005 से 2016 तक 27.3% इजाफा हुआ। दोबारा सुन लें, 2005 से 2016 तक 27.3% इजाफा हुआ। और इसी अरसे में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स में 276, वियतनाम में 445 और भारत की एक्सपोर्ट में 165% इजाफा हुआ, 165%। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी? सिर्फ 27.3%, 27.3%। क्यों? जिम्मेदारी किसने कबूल की? इसी अरसे में वर्ल्ड बैंक ने खबरदार किया कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट के शोबे में कॉम्पीट करने की सलाहियत भी खो रहा है। जिम्मेदारी किसने कबूल की? आलमी एक्सपोर्ट में पाकिस्तान का मार्केट शेयर कम होता चला गया, जबकि मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड का मार्केट शेयर दुगना हो गया। जिम्मेदारी किसने कबूल की? कोई था? कोई है? 2010 से 2015 के दौरान पाकिस्तानी जो एक्सपोर्ट में हाई टेक जो मसनूआत है, अगर मैं उनका जिक्र करूं तो उनका जो शेयर है वो 1% से भी कम रहा। जिम्मेदारी किसने कबूल की? ये जो 1% से भी कम शेयर रहा, इसकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो कई माह तक एक्सपोर्ट की वजारत अपने वजीर से महरूम रही। इससे बड़ी क्या बात हो? जिम्मेदारी किसने कबूल की? पाकिस्तान ने तारीख का बुलंद तरीन कर्जा 30,000 अरब रुपए IMF से लिया। कहाँ गया? कहाँ लगा? कितने स्कूल बने? कितनी यूनिवर्सिटियों का क़याम हुआ? कितने हॉस्पिटल बने? कौन था जिम्मेदार? सबसे बड़ी बात, रिस्पॉन्सिबल कौन? किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी कबूल की? बड़े बड़े मनसूबों की तहकीकात के दौरान जिस इमारत में रिकॉर्ड मौजूद होता था वहाँ आग लग जाती थी। आग बड़ी सियानी थी, सही टाइम पे सही रिकॉर्ड को जाके लग जाती थी, इसको ज़ाया करना होता था। जिम्मेदारी किसने कबूल की? रिकॉर्ड ज़ाया होने की भी और आग लगाने की भी। पनामा केस में नवाज शरीफ के बच्चों का नाम आ गया तो नवाज शरीफ ने अपने बच्चे कबूल करने से इनकार कर दिया और बच्चों ने अपने अब्बा को कबूल करने से इनकार कर दिया। शाहिद खकान अब्बासी बात कर रहे हैं जिम्मेदारी कबूल करने की। डॉन लीक्स पार्ट 1, डॉन लीक्स पार्ट 2 इस मुल्क में हुआ। जिम्मेदारी किसने कबूल की? सानिया मॉडल टाउन, जिम्मेदारी किसने कबूल की? कारगिल की जीती हुई जंग सियासी शिकस्त में तब्दील हुई, जिम्मेदारी किसने कबूल की? मुल्क का हर सरकारी इदारा तबाह हो गया, अगेन आई वुड आस्क, जिम्मेदारी किसने कबूल की? PIA का खसारा 300 अरब से तजावुज़ कर गया, कौन है रिस्पॉन्सिबल? किसने कबूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी? PIA के साथ स्टील की ऑफर भी दे दी गई, तब जिम्मेदारी किसने कबूल की? शाहिद खकान अब्बासी के कायद नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने और पाकिस्तान का मुआशी नुकसान हुआ, पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता चला गया, सरमायाकारी रुक गई, पैसा एक तबके के हाथ में था, गुर्बत बढ़ती गई, रुपए की कीमत मसनूई तौर पर मुस्तहकम रखेगी लोगों को पागल बना के। मुस्लिम लीग नून हुकूमत जब जाते जाते पाकिस्तान को, अगर मैं कहूँ कि दिवालिया ही कर गई तो आप लोग अग्री करेंगे, तब जिम्मेदारी किसने कबूल की? क्या कभी एक बार भी कौम ने ये मौजज़ा देखा कि नवाज शरीफ ने 30 सालों में सिर्फ एक बार भी जिम्मेदारी कबूल की कि हाँ मुझसे गलती होगी, ब्लंडर हो गया, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? शाहिद खकान अब्बासी साहब तो इखलाकी तौर पर भी ये हक़ नहीं रखते कि वो इमरान खान साहब से जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा करें या सवाल करें। यकीन जानिए अब्बासी साहब, अगर आप देख रहे हैं ना मेरा प्रोग्राम और बोल न्यूज़, तो मैं आपको बता रही हूँ आप इखलाकी तौर पे भी हक नहीं रखते कि आप बात करें जिम्मेदारी की। आपके मुंह से ये बात सूट ही नहीं करती, अपने गिरे बानों में आप लोग झांक के नहीं देखते